पीआर कैसे लगाओगे। एक्सप्रेस एंट्री के तो पासपोर्ट की वैलिडिटी है, हमें 1 साल की मास्टर्स के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट मिला। एक्सप्रेस एंट्री की जो 3 मेन कैटेगरी है, नॉक कोड विद टीयर सिस्टम, एक एम्प्लॉयमेंट लेटर, जो उसका मेन डिफरेंस है बाकी दोनों कैटेगरी से, वो एक ड्रॉ निकालेंगे, 15-60 आवर्स ऑफ वर्क। COPR। तो इसकी एप्लीकेशन की हाय हाय एवरीवन, एवरीवन, आई एम सिद्धार्थ। एंड आई एम पर्तिका। सो गाइस, आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता हूँ कि आप अगर कनाडा मूव होने की सोच रहे हो एज अ स्टूडेंट, एज अ वर्कर, या आप इंडिया में बढ़िया आपकी जॉब चल रही है, आप यहाँ आने का सोच रहे हो, तो आप कनाडा का पीआर कैसे लगाओगे, लाइक कनाडा की परमानेंट रेसिडेंसी लगाने के क्या तरीके हैं, उसके ऊपर ये डेडिकेटेड वीडियो है। और ये ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो, ये उन सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है जो इंडिया में जॉब कर रहे हैं एंड उन पे एक्सपीरियंस है और यहाँ आना चाहते हैं। सो इस वीडियो में हम डेडिकेटेडली बात करेंगे एक्सप्रेस एंट्री के बारे में। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले हम पार्ट 1 पे आते हैं कि अगर आप यहाँ पे आ चुके हो, आप स्टडी पे आए हो, आपने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली है एंड देन यू हैव 90 डेज ऑफ टाइम टू अप्लाई फॉर योर वर्क परमिट। स्टडी कंप्लीट होने के बाद जो आपको वर्क परमिट मिलता है उसको हम बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट, PGWP। और उसकी ड्यूरेशन कुछ भी हो सकती है, लाइक अलग अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन योर कोर्स। तो वर्तिका, आप थोड़ा सा एलैबोरेट करो कि PGWP जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट होता है, इसकी ड्यूरेशन किस चीज़ पे डिपेंड करती है। हमारा जो PGWP होता है उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो आपके कोर्स की ड्यूरेशन पे काफ़ी डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोर्स 8 मंथ से कम का है तो आपको PGWP नहीं मिलता है। अगर आपका कोर्स 8 मंथ से 2 इयर्स के बीच में है तो आपको उतना ही PGWP मिलेगा जितना आपका कोर्स ड्यूरेशन है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका 12 मंथ्स का कोर्स ड्यूरेशन है तो 12 मंथ्स का आपको वर्क परमिट मिलेगा। और अगर आपका कोर्स 2 साल या 2 साल से ऊपर का है तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। तो इसका अगर एग्जांपल लें, अगर आपका कोर्स 4 साल का भी हो रहा है तो आपको 3 साल का ही वर्क परमिट मिलेगा। तो ये सेट रूल्स हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। राइट, और 2 साल का मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी 24 मंथ्स ही हो। 2 साल का मतलब इवन 16 मंथ ऑफ कोर्स इज कंसिडर्ड एज 2 इयर्स। यस। इसी पे एक आपको आउट ऑफ क्यूरोसिटी एक चीज़ बताता हूँ कि हम लोग का पीआर ऑलरेडी आ चुका है एंड हमें जो वर्क परमिट मिला था आफ्टर स्टडी, हमें 1 साल की मास्टर्स के बाद 3 इयर्स का वर्क परमिट मिला था। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, बट व्हाट आई फील इज़ क्योंकि मास्टर्स एक प्रोफेशनल डिग्री होती है तो काफ़ी बार वो स्टूडेंट्स को इवन आफ्टर 1 ईयर ऑफ इंटेंसिव प्रोफेशनल डिग्री वो आपको 3 इयर्स का वर्क परमिट दे देते हैं। बट स्टिल कुछ लोगों को 1 ही साल का मिलता है। इसमें एक जो चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़ ये है कि आपका जो पासपोर्ट की वैलिडिटी है ना, जब आप यहाँ पे आते हो तो आपको इंडिया से रिन्यू करा के आना चाहिए कि वो उस पर सफिशियंट टाइम हो। अगर आपकी वैलिडिटी कुछ ही टाइम की है, लाइक वो 3 इयर्स से ज़्यादा है ही नहीं, तो आपको वर्क परमिट उससे ज़्यादा का वैसे भी नहीं मिलेगा। तो मेक श्योर जब आप यहाँ मूव हो रहे हो आपके पास गुड इनफ 7, 8, 10 ईयर्स की आपकी लाइफ हो ताकि आपको पासपोर्ट की वैलिडिटी की वजह से छोटा वर्क परमिट ना मिले। तो ये हो गया हमारा वर्क परमिट के बारे में। इसके बाद आपने वर्क परमिट लगा दिया एंड देन यू आर लुकिंग फॉर जॉब्स। तो बिफोर यू गेट अ जॉब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ कि आपको जॉब देखते टाइम, क्या जॉब अप्लाई करते टाइम, जॉब करते टाइम किस चीज़ का ध्यान देना है। तो यहाँ पे ना नॉक कोड्स होते हैं, NOC, नेशनल ऑक्यूपेशन कोड्स, और उसके बेसिस पे काफ़ी चीज़ें डिफरेंट हो जाती हैं। तो वर्तिका, थोड़ा सा ओवरव्यू दो, ये नॉक कोड्स क्या है। जो आपका नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन या नॉक कोड्स हैं, वो उसमें बेसिकली आपके 5 टाइप के कोड्स होते हैं। तो आपका हो गया O, A, B, C और D। तो O जो हो गया उसमें आपकी ये एक्चुअली बेसिकली ना आपकी जो आपका जो प्रोफेशन है उसको डिवाइड करने के लिए है कि आपका प्रोफेशन कौन से नॉक में लाई कर रहा है। तो O की अगर हम बात करें तो वो एग्जीक्यूटिव्स और मैनेजर का कोड हो गया। A की हम बात करें तो वो आपका डॉक्टर्स हो गए या आपका जो भी प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स राइट, हो गए या उनका हो गया। अगर हम बी की बात करें तो आपके जितने भी स्किल्ड वर्कर्स हैं, आपके टेक्नीशियंस हो गए या आपका इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, ये सारे आपके नॉक बी में आ जाते हैं। आपका जो नॉक सी कोड हो गया वो हो गए आपके सेमी स्किल्ड वर्कर्स। सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो जो हो गए आपके ट्रक ड्राइवर्स हो गए या बुचर्स हो गए या सर्वर्स हो गए, ये सारे आपके नॉक सी में आते हैं। और लास्ट इज़ डी, जिसमें आपका जैसे प्रोडक्शन स्टाफ हो गए या फिर क्लीनर्स हो गए, ये आपके नॉक डी में आ जाते हैं। लाइक सो नॉक डी हो गया बिल्कुल एंट्री लेवल जॉब्स जिसके लिए यस। आपको एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं चाहिए। तो आजकल क्या हुआ, वेरी रिसेंटली कनाडा ने ना एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो दे आर रिप्लेसिंग नॉक कोड विद
टीयर सिस्टम, TEER। तो जो टीयर सिस्टम है ना, इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दो, इसमें और नॉक में क्या डिफरेंस है? सो टीयर जो हो गया, अगर हम इसके फुल फॉर्म से स्टार्ट करें तो इट इज़ दिस इज द फुल फॉर्म इज़ ट्रेनिंग, एक्सपीरियंस, एजुकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये बहुत सिमिलर है नॉक कोड से। इसमें बस ये है कि उसमें फाइव क्लासिफिकेशंस हैं, इसमें सिक्स क्लासिफिकेशंस हैं। और इसमें उसमें आपका सेम सा ही है। अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं तो टीयर ज़ीरो से टीयर 5 तक चलता है, और नॉक्स जो हैं वो ओ से डी तक चलते हैं। तो टीयर ज़ीरो इज़ वेरी सिमिलर टू नॉक ज़ीरो। एग्जीक्यूटिव वाले जॉब्स हो गए उसके लिए होता है। अगर हम टीयर 1 की बात करें तो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज हो गई, विच इज़ सिमिलर टू नॉक ए। अगर हम टीयर 2 की बात करें, दैट इज़ सिमिलर टू नॉक बी। और टीयर 3 भी आपका नॉक सी से नॉक बी से काफ़ी सिमिलर है। इसमें सिर्फ एक्सपीरियंस का फ़र्क आ रहा है, जैसे कि टीयर 2 में आपका स्किल्ड वर्कर्स हो गए लेकिन जिनके पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और टीयर 3 में आपके स्किल्ड वर्कर्स हो गए जिनमें 2 साल से कम का एक्सपीरियंस सो है। इसमें मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूँ थोड़ी क्लैरिटी के लिए। एक्चुअली टीयर ओ जो होता है ना, टीयर ओ इज़ बेसिकली मैनेजर रोल्स की जॉब हो गई। टीयर वन एक्चुअली इसमें क्या होता है ना, टीयर वन होता है यूनिवर्सिटी डिग्रीज जिन पे हैं, तो यूनिवर्सिटी वाली जो जॉब्स होती हैं बेसिकली, जिन एप्लीकेंट्स पे यूनिवर्सिटी डिग्रीज है वो आ जाते हैं टीयर वन कैटेगरी में। टीयर टू हो गया कॉलेज डिग्रीज में, जिन लोगों के पास 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। टीयर थ्री हो गया कॉलेज डिग्रीज जिन पे 2 साल से कम का एक्सपीरियंस है। सेम टीयर फोर पे अगर हम आ जाएं तो टीयर फोर हो गया आपका जिन पे सिर्फ आपको स्कूल का एजुकेशन चाहिए, हाई स्कूल एजुकेशन। एंड देन अगर हम टीयर फाइव की बात करें तो टीयर फाइव पे बेसिकली कोई एजुकेशन नहीं चाहिए। तो ये जॉब्स की कैटेगरी हैं कि किस जॉब में आपको अप्लाई करने के लिए आपकी जॉब किस कैटेगरी में फॉल कर रही है, इसके बेसिस पे आप अपने पीआर में अप्लाई करते हो। नॉक कोड्स ओ, ए, बी, सिर्फ अगर इन तीन में से आप फॉल कर रहे हो तभी आप एक्सप्रेस एंट्री में पीआर अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नॉक सी और डी में हो तो आप एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हो गया इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जॉब जब पकड़ रहे हो तो थोड़ा देखकर पकड़ो कि कौन से नॉक कोड में आप बैठ रहे हो। तो इसके बाद हम आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दैट इज़ द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। तो वर्तिका, थोड़ा सा लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के बारे में आप बताओ कि यहाँ पे क्या मतलब पीआर लगाने के लिए लोगों को चाहिए कुछ एग्ज़ाम वगैरह देना होता है, नहीं है, क्या है? येस, तो लैंग्वेज अगर जैसे आप एज अ स्टडी परमिट पे भी आते हो तो भी आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट फुलफिल करते ही हो, वैसे ही यहाँ पे पीआर में भी आपको लैंग्वेज के पॉइंट्स मिलते हैं। तो इंग्लिश इज़ प्रीडोमिनेंट, राइट? तो इंग्लिश में आप आइलेट्स जनरल दे सकते हो और सेलपिप जनरल दे सकते हो। इन दोनों में जो आपका स्कोर आएगा वो आपका सीएलबी स्कोर के पॉइंट्स आपके उसमें जाएंगे, जो आप बाद में पीआर जब लगाओगे तो आपके ऐड ऑन होंगे। अगर आप फ्रेंच आपको आती है तो उसके आपको एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं एक्सप्रेस एंट्री में। तो फ्रेंच के लिए आपके पास एक एग्ज़ाम होता है टीईएफ, एक होता है टीसीएफ। इसके बेसिस पे इसके जो पॉइंट्स होंगे उसमें आपका एनसीएल आप वो आपके एनसीएलसी एक वो उनका सीएलबी की स्कोरिंग तरह होती है, स्कोरिंग राइट होती है, राइट। उसमें आपके पॉइंट्स को डिफाइन करेगा। तो आपको एडिशनल पीआर के पॉइंट्स मिलेंगे उसके फ्रेंच के लिए। राइट। सो इसका मेन मोटा मोटा ये है कि जब आप एज अ स्टूडेंट आते हो तो आप आइल्स एकेडमिक देते हो, बट जब आप पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट आइल्स, दैट इज़ आइल्स जनरल। तो तब आप आइल्स जनरल देते हो, और मेरे हिसाब से अगर आप आइल्स का एग्ज़ाम दे, यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट है CLB 7, जिसका मतलब होता है आइल्स में हर बैंड में लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग सब में 6 मिनिमम होने चाहिए। तो अगर आप पीआर अप्लाई करना चाहते हो, आई थिंक आप थोड़ा सा तैयारी करके अप्लाई करो और CLB 7 से ऊपर ही खींचो। तो ये हो गई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। इसके बाद हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि अगेन आपका एलिजिबिलिटी से ही रिलेटेड है। तो वो हो गया एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, ECA। सो ECA एक्चुअली ऐसा होता है ना कि देखो, यहाँ पे लोग इंडिया से भी अप्लाई करते हैं पीआर के लिए और कनाडा आके भी अप्लाई करते हैं। तो ECA इज़ अ वे कि आप अपनी डिग्री देख रहे हो कि इंडिया की डिग्री यहाँ के मास्टर्स या बैचलर्स के बराबर है, लाइक इंडिया की बैचलर्स डिग्री यहाँ के बैचलर्स के बराबर है। तो इसका एक प्रोसेस होता है कि बाहर एक वेस या फिर और 5-6 ऑर्गेनाइजेशंस हैं टोटल, WES की तरह, तो वो आपको ये करके देते हैं। तो मेन वर्तिका, इसमें थोड़ा सा आइडिया दो कि किन लोगों को ECA कराने की ज़रूरत है और किन को नहीं है। तो ईसीए की जो ज़रूरत होती है वो उन लोगों को होती है जो
जिनके पास कैनेडियन डिग्री या उसका इक्विवेलेंट डिप्लोमा कुछ भी नहीं होता है, जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, इंडिया या फिर किसी भी कंट्री से आप आ रहे हो, अगर आपके पास वहाँ की डिग्री है तो आपको ईसीए चाहिए होता है। अगर आप एज़ वर्क परमिट पे भी यहाँ पे आए हो, आपने कनाडा में सिर्फ एक्सपीरियंस लिया है, एजुकेशन नहीं लिया है, उस केस में भी आपको वेस्ट की ज़रूरत होती है, ताकि कैनेडियन गवर्नमेंट आपका इक्विवेलेंट डिग्री इक्विवेलेंट निकाल पाए। राइट। सो अगर कोई बच्चा यहाँ पे आया, उसकी हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन कनाडा के अंडर है, तो उसको वेस्ट नहीं चाहिए। जैसे हम आए थे, हमने यूबीसी से मास्टर्स करी, हमें वेस्ट नहीं चाहिए था पीआर अप्लाई करने के लिए। यहीं कोई बंदा अगर इंडिया से आ जाता है डायरेक्टली वर्क परमिट पे, यहाँ जॉब करता है, फिर पीआर लगाता है, क्योंकि उसकी डिग्री इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कहीं 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 से भी होगी आउटसाइड कनाडा, तो उसको वेस्ट चाहिए होगा। तो ये हो गया बेसिक हमारा एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट की रिक्वायरमेंट। तो अब हम मूव होते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि आप एक्सप्रेस एंट्री के अंडर पीआर कैसे लगाओगे। सबसे पहले वर्तिका, थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि आप 3 मेन कैटेगरीज के सबसे पहले तो नाम बताओ क्या क्या हैं जो एक्सप्रेस एंट्री में फॉल होते हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री की जो 3 मेन कैटेगरी हैं जिसमें आप पीआर लगा सकते हो, वो हैं, फर्स्ट इज़ फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम विच इज़ एफएसडब्ल्यू। नेक्स्ट होता है आपका फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम विच इज़ एफएसटी, और उसके बाद आता है आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास विच इज़ सीईसी। तो ये 3 हो गई राइट। आपकी। तो ये हमने आपको नाम बता दिए। अब मैं थोड़ा सा ये भी बताता हूँ कि इनमें किन टाइप के लोग अप्लाई करते हैं या उनमें क्या मेन डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आप एफएसडब्ल्यू से स्टार्ट करो। तो एफएसडब्ल्यू का अगर मैं आपको आइडिया दूं कि इसकी रिक्वायरमेंट्स या एलिजिबिलिटी क्या है, तो पहले हम बात करते हैं वर्क एक्सपीरियंस की। तो एफएसडब्ल्यू में यू कैन अप्लाई इफ़ यू हैव वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम एनीवेयर, 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कनाडा का ही हो, अगर आपके पास इंडिया या फिर किसी भी और कंट्री का भी है 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो दैट इज़ वर्क एक्सपीरियंस। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, आपका सीएलबी स्कोर की बात करें, तो वो सीएलबी स्कोर होना चाहिए आपका 7, विच इज़ एज सिद्धार्थ सेड 6 इन ऑल 4 मॉड्यूल्स। राइट। फिर हम अगर इसमें सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें, तो क्योंकि आप बाहर से भी अप्लाई कर सकते हो, कनाडा से भी अप्लाई कर सकते हो, तो इन केस अगर आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो आपको डब्ल्यू चाहिए, आपको ईसीए चाहिए, सॉरी। राइट। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपकी कैनेडियन डिग्री जो होगी उसके बेसिस पे आपका इस कैटेगरी में पीआर लग सकता है। फिर हमारा इसमें लास्ट पॉइंट जो आता है, तो फेडरल स्किल्ड वर्कर में ना एक्चुअली एक प्री रिक्विजिट होता है। और जैसे वर्तिका ने सारे पॉइंट्स बताए, इसमें एक ऐड ऑन कर देता हूँ जो उसका मेन डिफरेंस है बाकी दोनों कैटेगरी से। तो फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी जो है, इसमें आपको पीआर लगाने के लिए, लाइक अपना प्रोफाइल बनाने के लिए, इनका एक ना मैट्रिक्स होता है जिसमें ये रैंकिंग करते हैं। तो उसमें टोटल 100 पॉइंट्स होते हैं। तो आपके मिनिमम 67 पॉइंट्स होने चाहिए टू गो अहेड इन द एप्लीकेशन, अपना प्रोफाइल बना के ये सारा अप्लाई करने के लिए। तो इसकी पॉइंट्स एक्चुअली ना मैंने थोड़ा लिखा हुआ है, एंड आई एम रेफरिंग टू एग्जैक्ट फिगर्स ताकि गड़बड़ ना हो। तो इसमें ऐसा होता है कि इसकी 100 पॉइंट की मैट्रिक्स होती है। तो उसमें पॉइंट्स होते हैं हर चीज़ के, जैसे 28 पॉइंट्स फॉर लैंग्वेज, 25 फॉर एजुकेशन, 15 पॉइंट्स फॉर वर्क एक्सपीरियंस, 12 पॉइंट्स फॉर एज, 10 फॉर अडाप्टेबिलिटी। तो ऐसे ये सारे पॉइंट्स मिला के 100 पॉइंट्स बनते हैं। तो अगर आपके इन 100 में से 67 पॉइंट्स बन रहे हैं, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर पीआर अंडर फेडरल स्किल्ड वर्कर कैटेगरी। तो ये इसका मेन डिफरेंस है। ये जो रैंकिंग है ना, ये बाकी दोनों कैटेगरीज में नहीं है, ये स्पेसिफिक टू इसमें ही है, एफएसडब्ल्यू में। तो ये था मेन डिफरेंस। अब इसके बाद वर्तिका, आप हमें सेकंड कैटेगरी के बारे में बताओ जो है फेडरल स्किल्ड ट्रेड। अगर हम इसके बारे में बात करें, तो इसमें आपको 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा चाहिए होता है। तो फर्स्ट आपका वर्क एक्सपीरियंस का पॉइंट हो गया अंडर फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम, यू नीड 2 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा। उसके बाद अगर हम इसमें लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें एक्चुअली सीएलबी स्कोर की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू अदर 2 कैटेगरीज़। तो इसमें आप ईदर सीएलबी 4 या फिर सीएलबी 5 भी अगर आपके पास है, तो भी आप एलिजिबल हो इस प्रोग्राम में के थ्रू पीआर अप्लाई। इसके बाद अगर हम इसमें बात करें आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन इसमें नहीं चाहिए होता है। और तीसरा, इसमें चौथा जो इसमें आपको मेन चीज़ चाहिए होती है, वो चाहिए होती है एक एम्प्लॉयमेंट लेटर। तो राइट। इफ़ यू हैव एनी एम्प्लॉयमेंट लेटर इन कनाडा, तो आप इस नॉक के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अब वर्तिका यार, थोड़ा सा ये आइडिया दो कि जो इस कैटेगरी में बैठ रहे हैं, एफएसटी, तो इसमें
किन ऑक्यूपेशंस को कंसिडर करा जा सकता है जो इस ट्रेड्स प्रोफेशनल में आते हैं? तो हाँ, इस क्योंकि जैसा आपने सुना कि इसमें एजुकेशन की अब रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो वो क्यों नहीं होती है? क्योंकि इसका जो इस कैटेगरी में जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो होते हैं आपके कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, आपके हेवी इक्विपमेंट ड्राइवर्स, या कोई भी ऐसा काम जो एक नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता। राइट, इसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन की जॉब्स भी आती हैं, काफ़ी इंडस्ट्रियल रिलेटेड प्रोफेशनल्स की जॉब्स भी होती है। तो मोस्टली ये स्किल बेस्ड जॉब होती है, और 2 साल अगर अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव एन एम्प्लॉयमेंट लेटर। यस। सो गाइज, 2 कैटेगरी हमने क्लियरली बता दी। अब हम मूव होते हैं हमारी थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी पे, दैट इज़ कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास। इसको हम CEC भी बोलते हैं। सो वर्तिका, कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास एंट्री के बारे में आप थोड़ा सा आइडिया दे दो कि इस कैटेगरी की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको इस कैटेगरी रिक्वायरमेंट्स का बताऊँ, तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं वर्क एक्सपीरियंस से। तो इसमें आपको अगर अप्लाई करना है, तो यू नीड 1 ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन लास्ट 3 इयर्स। ठीक है, तो आपका 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस हो गया। सेकंड, अगर हम लैंग्वेज की बात करें, तो अगर आप नॉक ओ या ए से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको CLB 7 स्कोर चाहिए। और अगर आप नॉक बी से अप्लाई कर रहे हो, तो आपको CLB 5 स्कोर चाहिए। तो ये हो गई आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। और अगर अब हम नेक्स्ट अगर बात करें हमारे सेकेंडरी एजुकेशन की, तो वही सेम चीज़ है। अगर आप कनाडा से अप्लाई कर रहे हो, कैनेडियन डिग्री के बाद अप्लाई कर रहे हो, तो यू डोंट नीड ECA। आपका डिग्री या डिप्लोमा जो भी है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप कहीं बाहर की कंट्री से पढ़ के आए हो और यहाँ पे सिर्फ आपने एक्सपीरियंस ही गेन किया है, तो आपको ECA चाहिए होगा। तो वो आप बाहर की डिग्री को इक्विवेलेंट दिखाने के लिए। राइट, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि हमने मेन मेन पॉइंट्स तो कवर कर लिए। इसमें ना वर्किंग आवर्स की भी एक रिक्वायरमेंट होती है। जैसे आप इसमें मिनिमम इज़ 1 ईयर, कि आपके पास मिनिमम 1 ईयर ऑफ फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए टू अप्लाई फॉर इट। तो 1 ईयर फुल टाइम में कनाडा की गवर्नमेंट कंसिडर करती 1560 आवर्स ऑफ फुल टाइम वर्क इन 1 ईयर। इसका एक और पॉजिटिव साइड ये है कि इसमें पार्ट टाइम एक्सपीरियंस को भी कंसिडर करा जा सकता है, प्रोवाइडेड द एक्सपीरियंस कवर्स 1560 आवर्स ऑफ वर्क। तो पार्ट टाइम अगर आप करोगे 1560 आवर्स, तो प्रोबेबली आपको 2 साल लग जाएंगे करने में। अगर आप फुल टाइम करते हो तो 1560 आवर्स आप 1 साल में कर सकते हो। तो यही इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट थी। इस अगर मैं आपको मेनली बताऊं, तो यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं जो जॉब करते हैं, अपना कोर्स किया, कुछ किया, उसके बाद उनकी फील्ड जॉब लगती है, वो साल भर काम करते हैं और उसके बाद वो कैनेडियन एक्सप्रेस क्लास के कैटेगरी के अंदर ही अपना PR अप्लाई करते हैं। तो ये हमने आपको ओवरव्यू दे दिया अबाउट ऑल द 3 डिफरेंट कैटेगरीज। अब इसके बाद हम मूव होते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो बिफोर बंदा अप्लाई करे, आप ये मुझे बताओ कि यहाँ पे ना जब अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद रैंकिंग सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं CRS, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। तो वर्तिका, उस पर थोड़ा सा आइडिया दो कि ये क्या चीज़ है। अगर हम CRS की बात करें, तो CRS जो है वो 1200 पॉइंट्स का एक रैंकिंग सिस्टम है। जैसे कि आपको उसमें मार्क्स जो मिलेंगे या जो रैंकिंग मिलेगी, वो 1200 पॉइंट्स में से मिलेगी। तो इसकी 2 कैटेगरीज हो गई। एक होता है आपका 600 पॉइंट्स, जो आपकी कोर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, और दूसरा 600 पॉइंट्स आपकी एडिशनल रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पे होता है। तो अगर मैं कोर की बात करूँ, जो 600 पॉइंट्स होते हैं, उसमें आपका आता है एज, आपका आ गया एजुकेशन, आपका लैंग्वेज आ गया, लैंग्वेज में इंग्लिश लैंग्वेज आ गया। लास्ट अगर मैं बात करूँ, तो इसमें आपका वर्क एक्सपीरियंस, जितना भी आपने कनाडा में कमाया है, उसके भी आपके मार्क्स होते हैं। राइट। सो इन पॉइंट्स के अलावा अगर मैं एडिशनल 600 पॉइंट्स की बात करूं, क्योंकि मैं नोट्स रेफ़र कर रहा हूं, तो मैं आपको एग्जैक्टली पॉइंट्स भी बता देता हूं। तो 600 पॉइंट्स तो वो हो गए जो वर्तिका ने कवर करे मेन मेन चीज़ों के। इसमें से बेसिक 350 सबके बन ही जाते हैं। अगर आप यहाँ आए भी नहीं हो, इंडिया में बैठे हुए हो, 24-25 साल के हो, आप अपना कैलकुलेट करोगे, बेसिक बेसिक आपके 350 पॉइंट तो वैसे ही होते हैं हर किसी के। तो इसके बाद जो एडिशनल 600 पॉइंट्स है ना, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। तो उसमें आ जाता है आपका एक वैलिड जॉब ऑफर, जिसके आपके 50 पॉइंट्स होते हैं। डिग्री इन कनाडा, जिसके 15 से 30 पॉइंट होते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज, अगर आप यहाँ पे आओ, फ्रेंच सीखो, तो आपको उसको एडिशनल 25 टू 50 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई सिबलिंग है, कोई भाई बहन टाइप हो गया, तो उसके आपको एडिशनल 15 पॉइंट्स मिलते हैं। या फिर सबसे मेन, अगर आपको PNP मिल जाए तो आपके 600 पॉइंट डायरेक्ट मिल गया आपको, मतलब आपका PR पक्का पक्का हो गया। तो यही कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे जिनको हम
कंबाइन मिलाते हैं तो हम 1200 में से हमें कुछ स्कोर मिलता है। उसके बेसिस पे जब इनका ड्रॉ निकलता है तो आपका पीआर आता है। तो ये सीए कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम के बारे में हमने थोड़ा आइडिया दे दिया आपको। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसेस की। तो वर्तिका ये बताओ सिंपल टर्म्स में कि कैसे काम कैसे करता है सारा, मतलब क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं कि आप पीआर लगाओगे तो कैसे लगता है? ठीक है, तो पहले हम सीक्वेंस हाँ, सबसे पहले आप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हो, आप अपना एक्सपीरियंस जो भी गेन करना है आप वो कंप्लीट करते हो। आप फिर डिसाइड करते हो कि आप कौन-सी कैटेगरी ऑफ एक्सप्रेस एंट्री लाइ कर रहे हो पीआर लगाने के लिए। तो अगर आप जो भी उन तीनों में से आप जो भी कैटेगरी में हो, आप वो डिसाइड करो। उसके बाद आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफ़ाइल बनाओगे। उस एक्सप्रेस एंट्री प्रोफ़ाइल बनाने के बाद आप वेट करोगे, इसी सीआरएस स्कोर का जो है वो एक ड्रॉ निकालेंगे और उसके बेसिस पे आपके मार्क्स आएंगे उस ड्रॉ में, ठीक है। उसके बाद आपका एक बार वो ड्रॉ निकल गया, अगर आपके मार्क्स आपके रैंक बन रही है तो आपको एक आईटीए आएगा, इनविटेशन टू अप्लाई। सो राइट, अगर आपकी स्कोरिंग उस पॉइंट की उस कट ऑफ पॉइंट से ऊपर है, सपोज आपने अपना बनाया तो आपका सी आर एस स्कोर इज़ अराउंड 480। मगर आप कंसिडर करो कि जो गवर्नमेंट ने कट ऑफ निकाला, उन्होंने कट ऑफ निकाल दिया 460, तो आपके 20 पॉइंट्स ज़्यादा हैं। इसका मतलब ये है कि आपको इनविटेशन आ जाएगा गवर्नमेंट की साइड से टू अप्लाई फॉर पीआर। यस। इसके आगे आप कंटिन्यू करो। हाँ, तो एक बार आपको इनविटेशन आ जाता है, देन यू हैव 60 डेज़, 2 मंथ्स, 60 डेज़ टू अप्लाई फॉर पीआर। तो इसके इस 60 डेज़ में आपके पास कुछ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आपको कलेक्ट करने होते हैं और जो आपको स्कैन करके अपलोड करने होते हैं। तो अगर मैं उन डॉक्यूमेंट्स को आपका थोड़ा बहुत एग्जांपल दूँ तो एक आपका जैसे पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट हो गया, पीसीसी हो गया, आपका बायोमेट्रिक हो गया, या फिर बायोमेट्रिक वैसे जिसका भी अगर हुआ है, अब आजकल जो हो रहा है वो 10 साल का वैलिड होता है, तो आपको उसमें इतनी जल्दबाजी करने की ज़रूरत होती भी नहीं है, वो ऑलरेडी है वो गवर्नमेंट के पास। उसके बाद आपका मेडिकल हो गया, आपको एक मेडिकल देना होता है, वो 1 साल का ही होता है, तो आपको हो सकता है आपको वो देना पड़े। आपका लैंग्वेज हो गया। वर्क एक्सपीरियंस का लेटर हो गया आपका। इसके बाद अगर मैं शॉर्ट बता दूं मेन तो आपका पीसीसी हो गया, इसके बाद आपका मेडिकल हो गया, इसके बाद आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, इसके बाद आपका पासपोर्ट चाहिए होगा, आपका वर्क परमिट चाहिए होगा, आइल्स का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट चाहिए होगा। हमने अप्लाई किया था, हमें नहीं चाहिए था पीएनपी में क्योंकि हमें अलग से ही हमारा हो गया था। और इसके बाद एडिशनल आपको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा। तो एक्चुअली इसकी ना बहुत लिस्ट होती है पूरी प्रॉपर टाइप, और मैं डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, बता दूंगा आपको कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, हर डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर सकते हो टाइमली टू अप्लाई फॉर पीआर। बट इस वीडियो में मैं डिटेल में हर डॉक्यूमेंट के बारे में नहीं जाऊंगा बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो यही था। तो जब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लिए उसके बाद उनको अपलोड करा, उसके बाद क्या होगा? एक बार आपने उसमें अपलोड कर दिया, आईआरसीसी की वेबसाइट पे आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद यू जस्ट हैव टू वेट। फिर गवर्नमेंट आपको एक सीओपीआर कंफर्मेशन ऑफ पीआर भेजेगी। तब आपको अपना अपना फ़ोटो वगैरह अपलोड करना होता है, और उसके बाद एक बार आप वो सारा काम कर देते हो, फिर आपका पीआर कार्ड मेल आउट हो जाता है। और इस पूरे प्रोसेस को आई थिंक एक बार अगर आपके पास सीओपीआर आ जाए, कंफर्मेशन ऑफ पीआर, उसके बाद आपको कुछ 35 टू 40 डेज़ लगते हैं अपना पीआर कार्ड रिसीव करने में। तो राइट। सो ओवरऑल यही है कि गाइस हमने भी अपना पीआर लगाया था और हमारा पीआर ऑलमोस्ट अंडर 1 ईयर ही आ गया। हमने पीआर लगाया था पीएनपी के थ्रू। तो उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा वेरी सून। मेरी नेक्स्ट वीडियो पीएनपी के ऊपर होगी और कैसे मुझे 1 साल में पीआर मिला उसके ऊपर होगी। तो वो वीडियो ज़रूर देखना। और अब हम आते हैं हमारे लास्ट पार्ट पे कि इसमें कितना पैसा लगता है टोटल। सो वर्तिका, इस बारे में बताओ आपकी प्रूफ ऑफ फंड्स की क्या रिक्वायरमेंट है पीआर के लिए? तो प्रूफ ऑफ फंड्स की रिक्वायरमेंट आई थिंक पहले जो थी वो कम थी, अभी क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह काफ़ी चल रहा है, जितना पहले ज़रूरत थी उसमें उतना नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने शायद बढ़ाई है अभी। बट अगर मैं बात करूँ तो अगर आप एज अ सिंगल पर्सन पीआर लगा रहे हो तो यू नीड एटलीस्ट 13,000 टू 14,000 कैनेडियन डॉलर एज प्रूफ ऑफ फंड्स टू अप्लाई फॉर पीआर, ताकि आप गवर्नमेंट को दिखा पाओ कि हम सस्टेन कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, दैट इज़ द फीस और द टोटल कॉस्ट ऑफ अप्लाइंग फॉर पीआर। तो इसकी एप्लीकेशन की फ़ीस के बारे में आप थोड़ा आइडिया दो वर्तिका कि कितने पैसे में अप्लाई कर सकता है बंदा पीआर? तो अगर आप 1 पर्सन अप्लाई कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन फ़ी की कॉस्ट होगी $850। ये $850 तो सिर्फ आपकी एप्लीकेशन फ़ी है। फिर एक होती है इनकी राइट टू परमानेंट रेसिडेंस फ़ीस।
वो अलग $515 होती है। तो अगर हम इसको टोटल करें तो आपको टोटल जब आप पीआर अप्लाई कर रहे हो तो आपको 1365 कैनेडियन डॉलर्स फॉर वन पर्सन चाहिए इफ़ यू जस्ट वांट टू अप्लाई फॉर पीआर। अगर आप यही 2 लोग होते हो, अगर आपका पार्टनर भी साथ में अप्लाई कर रहा है तो आप इसको डबल कर दो एग्जैक्टली, तो आपका ये हो जाता है $2730 पीआर। और अगर आपके साथ कोई डिपेंडेंट है, कोई बच्चा वगैरह है, तो उसका 230 एडिशनल, उसका इतना ज़्यादा नहीं होता, उसका एडिशनल जितने बच्चे हैं या जितने डिपेंडेंट्स हैं उसके बेस पे 230 प्लस करके आपकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है। राइट। सो गाइस, ये है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो फ़ीस वर्तिका ने बताई है, दिस इज़ द कॉस्ट टू अप्लाई। लाइक जो एप्लीकेशन फ़ीस है वर्तिका ने वो बताई है कि पीआर की एप्लीकेशन फ़ीस सब मिला के अराउंड $1300 to $1400 पर पर्सन पड़ती है। बट इसके अलावा और भी कॉस्ट होती हैं, जैसे आपको पुलिस क्लियरेंस कराना पड़ता है। पुलिस क्लियरेंस के लिए आपको अपना पासपोर्ट भेजना पड़ेगा और वापस वो आएगा तो उसमें आपको कोरियर के चार्जेस देने पड़ेंगे, पीसीसी का पे करना पड़ेगा, पीसीसी के लिए अलग डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं, तो ऐसे ही फ़ोटोज़ क्लिक करवानी होती हैं, तो ऐसे और भी मिसलेनियस कॉस्टिंग होती है। अगर आपने पीएनपी लगाया तो पीएनपी की अलग से $1000-2000 के बीच में फ़ीस होती है। तो सिर्फ एक्सप्रेस एंट्री में पीआर की एप्लीकेशन भरने की फ़ीस इज़ अराउंड $1300। बट अगर मैं आपको ओवरऑल बताऊं तो इसके अलावा मिसलेनियस कॉस्टिंग भी होती है जिनको आपको कंसिडर करके चलना चाहिए। यस। तो आई थिंक हमने आपको गुड ओवरव्यू दे दिया अबाउट एक्सप्रेस एंट्री, कितनी कैटेगरीज के होते हैं, किस किस में आप अप्लाई कर सकते हो, क्या इनका ओवरऑल प्रोसेस है। दिस वीडियो वॉज नॉट वेरी डिटेल कि मैं आपको हर एक डॉक्यूमेंट के बारे में समझाऊं। मैं हर डॉक्यूमेंट के बारे में एक अलग से डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं बनाऊं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।